हेलो डियर स्टूडेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा संचालित ई कंटेंट की श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम वर्क सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे। वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण के साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि कार्य को सरल बनाने के कौन कौन से ढंग होते हैं, काम को सरल तरीके से करने पर हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और हमें यह भी समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है वर्क सिंप्लीफिकेशन में जो यूज़ करते हैं। ये सभी हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं। बच्चों, वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है कार्य को सरल बनाना, जिससे समय और शक्ति की बचत हो और कार्य अधिक से अधिक हो। ग्रोस और कैंडल ने भी कहा है कि निर्धारित समय और शक्ति के द्वारा अधिक काम करना या दोनों में से किसी एक में अथवा दोनों में कमी करके एक निश्चित काम को संपन्न करना ही वर्क सरलीकरण है। इसी प्रकार निकल एंड डोर्सी के अनुसार काम का आसान तथा शीघ्रता से संपन्न होने वाली विधि को ढूंढना ही वर्क सिंप्लीफिकेशन है। बच्चों देखिए, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आप चटनी सिलबट्टे पर न पीसकर मिक्सी में पीसते हो, सब्जियों को कढ़ाई में ना बनाकर अगर हम कुकर में बनाते हैं तो बहुत सा टाइम हम सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम सिंपल तरीके से करके अपने टाइम और शक्ति को बचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों, अगर हमारे वर्क सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जिससे हम काम को सरल ढंग से करेंगे तो हमारे समय व शक्ति की बचत तो होगी, कार्य करने की योग्यता भी आएगी, विश्राम तथा कार्य में संतुलन भी बना रहेगा। एक समय में हम कई काम कर सकते हैं। जैसे हमारे कई काम होते हैं जो हम इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो अगर आप दूध गैस पे उबलने के लिए रख देते हो, उसके साथ आप सब्जियां काट सकते हो, कुछ और काम बर्तन वगैरह कर सकते हो। इसी तरह अगर हम काम को इकट्ठा करते हैं तो वो जल्दी भी हो जाता है, और हमारा जब जल्दी हो जाता है तो हमें बहुत संतुष्टि भी मिलती है और काम में कोई बोरियत भी नहीं होती। इसी तरह चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की विधियां कौन कौन सी हैं जिसको अपनाकर हम अपना काम आसान ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा है चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन, यानी कि हाथ तथा शरीर की गतियों में परिवर्तन करके हम काम को कैसे आसान कर सकते हैं। बच्चों, प्राय हम यह देखते हैं कि गृहिणियाँ किसी भी कार्य को करते समय व्यर्थ की गतिविधियाँ करती हैं। इससे समय तथा शक्ति दोनों ही अधिक लगते हैं। अनावश्यक गतियों को कम करने के लिए मंडेल ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं, जो कार्य करते समय हमारी गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए, कार्य का क्रम कैसा होना चाहिए, कार्य कुशलता कैसी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कार्य जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें यह योजना बना लेनी चाहिए कि किस कार्य को करने के साथ साथ हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे उस कार्य की वैसे ही हमें आदत पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना पकाते समय कम से कम बर्तनों का प्रयोग करते हो, रसोई के काम को रसोई घर में ही खड़े होकर करने से आपको बार बार इधर उधर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे हमारा समय और शक्ति दोनों ही बचती हैं। देखिए बच्चे, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसे करते समय हमारे अंगों की भी उचित स्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक रहेगा तो हमें थकावट कम होगी। जैसे हम ज़मीन से कोई भी भारी वस्तु उठाते हैं तो उनको उठाते समय कमर को नहीं झुकाना चाहिए, उनकी अपेक्षा हमें टांगों को मोड़कर या झुकाकर वस्तु को उठा लेनी चाहिए। अगर जैसे आप घर में कोई काम कर रहे हैं
तो उसको काम को आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपने फर्श पर पोंछा लगा रहे हैं तो आप लंबे हैंडल वाला पोंछा यूज़ कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो झुककर उठाने की स्थिति कितनी ही कष्टदायक लग रही है, और अगर आपने लंबा हैंडल का जो से पोंछा वो ये है तो आपका बॉडी पोस्चर ठीक होने से आपको कोई कठिनाई नहीं होती। इसी तरह अगर आप नीचे झुककर टोकरी, अगर बर्तन जैसे अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो उसको अपने नीचे झुककर उठाओगे तो आपकी जो पोस्चर है वो भी बिगड़ेगा और थकान भी अधिक होगी। इसी तरह आप चित्र में देख रहे हैं कि अगर आपके बॉडी लेवल, जैसे मान लो खड़े होकर बराबर की हाइट में अगर आपने कपड़े निकाल रहे हो तो वो आपको स्थिति आसान लगेगी। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जैसे कि कार्यों का क्रम में होना। बच्चों, अगर कार्यों को हम उचित क्रम में अपनाने से भी हम समय और शक्ति को बचा सकते हैं। जैसे अगर हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सभी कमरों में आप एक साथ झाड़ू लगा लें और फिर आप पोंछा लगाएं और डस्टिंग करें। इससे आपके कार्य में लय भी बनी रहेगी और आपको थकावट भी कम होएगी। इसी तरह अगर आप घर में और कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कपड़े धो रहे हैं तो सबसे पहले सभी कपड़ों को साबुन लगा लेना चाहिए, फिर उसे पानी से निकालना और सुखाना चाहिए। इस क्रम को अपनाने से थकावट कम होती है और समय और शक्ति दोनों ही बचती है। नेक्स्ट है हमारा स्किल इन वर्क एक्टिविटी, यानी कि कार्य में कुशलता। कार्य कुशलता बढ़ने से कार्य करने की गति बढ़ जाती है, यानी कि आप किसी भी काम में अगर निपुण हो तो वो काम आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। और घर के जैसे मान लो कि कोई भी जो गृहिणी होती है घर का जब खाना बनाती हैं तो सबसे पहले शुरू में अगर वो बनाएगी तो उसको बहुत ही कुछ मुश्किलें आने लगने लगती है। अगर वो जैसे जैसे अपने काम में निपुण हो जाएगी, जैसे खाना बनाना, सब्जी काटना, आटा गूंदना, झाड़ू पोंछा लगाना, तो अगर जब निपुण हो जाती हैं तो उस काम को जल्दी जल्दी करने में अपना समय बचा सकती हैं। जब जैसे ही हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कार्य में कुशलता हो जाती है तो आपका टाइम तथा समय उसमें बच सकता है। बट कार्य में कुशलता लाने के लिए हमें कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपको उस काम को सीखने की कोशिश करनी पड़ती है। किसी भी काम को अगर हम सीखते हैं तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु प्रयास से हम काम सीख लेते हैं। इसी तरह जब कोई काम कर रहे हैं तो हमारी अंग स्थिति भी उसमें सही ढंग में होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी पोस्चर और मांसपेशियां सही होंगी तो हमें तनाव और थकावट भी कम होगी। और मांसपेशियां की जो हमारी मूवमेंट होती हैं वो भी अगर कम होगी तो हमें उसमें अधिक टाइम और समय नहीं लगेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। अगर हम लयबद्ध गति का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही कम थकावट होती है, सीक्वेंस में वर्क होता चला जाता है, काम में बोरियत नहीं होती है। तो इसी तरह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस, यानी कि चेंज इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस में इक्विपमेंट यानी कि प्रमुख जो हमारे उपकरण की होती हैं उसकी हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। रसोई घर में हमारे जितने भी उपकरण होते हैं यानी कि बर्तन सामग्री को ठीक ढंग से रखने से समय और ऊर्जा दोनों को बचाया जा सकता है। इसके लिए बच्चों हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे जो उपकरण आपको जहाँ चाहिए वहाँ ही उसे रखें। जैसे किचन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि मिक्सी है, टोस्टर है, अवन है, वो आपको किचन में ही चाहिए होते हैं और उसको किचन में ही रखें। अगर मिक्सी को अगर आप रूम में रखते हो तो आपको बार बार किचन में उसको लाना पड़ेगा फिर रखना पड़ेगा, जिससे समय तथा ऊर्जा दोनों ही ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कंफर्टेबल हाइट एंड विड्थ ऑफ द सरफेस। इसमें होती है जो कार्यस्थल की जो ऊंचाई होती है जहां आप काम कर रहे हो वो लंबाई और चौड़ाई सुविधाजनक होनी चाहिए, यानी कि कार्यस्थल की ऊंचाई तथा चौड़ाई करने वाले जो व्यक्ति है या गृहिणी है उसकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।
जो कार्यस्थल से अगर आवश्यकता से अधिक नीचा होता है तो गृहिणी को झुककर काम करना पड़ता है, जिससे उसको असुविधाजनक स्थिति में काम करना पड़ता है। अगर असुविधा होगी तो उसको थकान भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर आवश्यकता से ऊंचा होता है तो तब भी उसको गृहिणी को असुविधा होगी। ये दोनों ही स्थितियां शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है और काम भी आसानी से नहीं होता है। इस तरह नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बैठकर कार्य करने की जो हम करते हैं उसके लिए जो भी आप कुर्सी यूज़ कर रहे हो, स्टूल यूज़ करते हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। जो भी हम कार्य में यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग में जो लाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप स्टूल यूज़ कर रहे हैं, कुर्सी यूज़ कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर उसकी जो ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जिससे अगर आप बैठते हो तो आपके पाँव जो होते हैं नीचे रखने की जगह होनी चाहिए, यानी कि नीचे लगे होने चाहिए, ऊंचे नहीं उठे होने चाहिए। अधिक ऊंचे होने की स्थिति में क्या है, पाँव अगर लटकते हैं तो उसमें आपको थकान ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर पाँव नीचे रखे हुए हैं तो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। अगर आपकी रखने की जगह नहीं है, पाँव को सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो आप अधिक तनाव वाली स्थिति में काम करोगे। कार्य करने के लिए जो जितने भी सर्वाधिक जो उपयुक्त जो उपकरण होते हैं उनका भी चुनाव हमें ठीक ढंग से कर लेना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपको कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने वाली जो मशीन का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आलू छीलने के लिए चाकू के स्थान पर पीलर का प्रयोग करना चाहिए। मसाला पीसने के लिए आप मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप समय व शक्ति दोनों ही बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई एंड इक्विपमेंट नियर द वर्क प्लेस एंड विद इन ईजी रीच, यानी कि कार्यस्थल पर उससे संबंधित सभी प्रकार का जो सामान है जो भी कोई उपकरण है वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। जैसे रसोई घर में जो स्लैब है इतनी ऊंची होनी चाहिए जहाँ गृहिणी का हाथ आसानी से पहुँच सके और वस्तुओं को बार बार इधर उधर नहीं उठानी पड़े, यानी कि जो चीज़ डेली की यूज़ होती है, रेगुलर यूज़ हो रही है, उन्हें आगे रखें। और जितनी भी किचन में जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उन पे आप लेबलिंग कर सकते हो, स्लिप लगा सकते हो, या फिर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के जार यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको पता चले कि इस डिब्बे में क्या रखें हैं। आपको बार बार खोलने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे आप टाइम और शक्ति दोनों बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल लाइटेड वर्क स्पेस, यानी कि कार्यस्थल पर प्रकाश की उचित व्यवस्था। बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि कार्यस्थल पर जो प्रकाश की व्यवस्था होती है उसमें अगर ठीक तरह से रोशनी होगी तो जो गृहिणी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे कार्यस्थल पर प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ठीक प्रकार से रोशनी नहीं होगी तो आंखों पर भार पड़ेगा और काम भी आसानी से नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रकाश की व्यवस्था भी ठीक ढंग से करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन द प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन। चेंज इन प्रोडक्ट यानी कि आजकल बाज़ार में बहुत सी वस्तुएं आ गई हैं जो थोड़ी महंगी तो हैं, परंतु इनके प्रयोग से समय तथा शक्ति की बचत की जा सकती है। जैसे डोसा है, वड़ा, इडली आदि का जो मिक्सर मार्केट में मिलता है उसको आप खरीद कर बना सकते हैं। अगर घर में कोई पार्टी है तो थर्माकोल की प्लेटों का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बर्तन वगैरह जितने भी गंदे होते हैं उनको साफ़ करने का जो टाइम जो वेस्ट होता है उसको बचा सकते हो और समय और शक्ति दोनों बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन। उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन का मतलब है बेटा कि जो सूती टेबल मैट होते हैं, मेज पोश के स्थान पर आप प्लास्टिक के जो टेबल मैट का प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े के स्थान पर कागज़ के नैपकिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे काम को आसान बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन आर टू टाइप्स, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल।
जो फॉर्मल टेक्निक का प्रयोग क्या होती हैं, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में किया जाता है, और इनफॉर्मल जो होती हैं वो हम घरेलू स्तर पर यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल टेक्निक को हम पेन एंड पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। पेन एंड पेंसिल जो टेक्निक होती है वो हम घरेलू स्तर पर यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल जो टेक्निक में हम 4 तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है आपका प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, इसमें कुछ सिंबल होते हैं जिससे हम उसको सिंबल को यूज़ कर एक चार्ट बनाया जाता है। इसमें प्रोसेस चार्ट में 5 सिंबल्स होते हैं जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। एक स्मॉल सर्कल दिखा रहा है, एक बिग सर्कल, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, एक फिलिप द डॉट्स जैसे। जो स्मॉल सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की गति को रिप्रेजेंट करता है। बिग सर्कल वो होते हैं कि कार्य को करने को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं वो होती हैं कि जो काम करने में अवरोध यानी जो रुकावट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है जो सिंबल जो निरीक्षण यानी कि उनको निरीक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फिलिंग द स्मॉल डॉट्स कर रहे हो देख रहे हो आप, उसमें वो रिप्रेजेंट करता है कि एक साथ 2 कार्यों को करना रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों प्रोसेस चार्ट में क्या है, 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति काम करता है और दूसरे कार्य को रिकॉर्ड करता है। वह व्यक्ति इन सिंबल का एक चार्ट बना लेता है और फिर उसके काम को मेज़र किया जाता है। लास्ट में सब उसको मेज़र करके काउंट किया जाता है और पूरी प्रक्रिया को स्टडी किया जाता है और तब उसमें देखा जाता है कहाँ पे किस मोमेंट में आपका ज़्यादा समय लगा है। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में भी बच्चों कुछ सिंबल होते हैं, जिसमें अगर आपको जैसे ये 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। एक सिंबल जो आपको सर्कल स्मॉल सर्कल दिख रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भुजाओं की गति को। नेक्स्ट हमारा जो होती हैं फिंगर यानी उंगलियों की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रायंगल जो कर रहा है भुजाओं और उंगलियों को उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है, केवल एक ही चरण पर अध्ययन किया जाता है। जिस चरण पर अध्ययन किया जाता है उसको पूरे गहन अध्ययन होता है उन पे। इसमें दोनों हाथों की गति का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट का नाम गिलबर्ट ने दिया था। उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई थी, उन्होंने पिन और धागे का यूज़ करके एक नकली किचन का एक प्रयोग किया था, यानी किचन का एक मॉडल बनाया जिसमें कोई भी गृहिणी जहाँ जहाँ मूव कर रही है उसकी मूवमेंट को उन्होंने धागे और पिन की सहायता से मेज़र किया। और उसके बाद उन्होंने उस धागे को देखकर खोलकर उसको मेज़र किया और उसकी जो जितनी भी मूवमेंट है उनको कैलकुलेट किया और जो अननेसेसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फिर काम को सरल करने का उनको तरीका बताया। तो इस तरह से हम काम करने की टेक्निक उसमें यूज़ कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस वर्क सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपको टेस्ट में करने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है जैसे कि एक्सप्लेन वर्क सिंप्लीफिकेशंस। इसमें सिंपल आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब बताना है, कुछ डेफिनेशन बता सकते हो, कुछ लाभ बता सकते हो। नेक्स्ट में है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन में बच्चे आप उसमें ये दे सकते हो कि वर्क को अगर हम सरल बनाते हैं तो उससे क्या होती हैं, जैसे एनर्जी सेव हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है और है ना बहुत सारे काम इकट्ठे एक साथ कर सकते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन में आपको 3 तरह की जो वो टेक्निक बता सकते हो, 2 तरह की फॉर्मल और इनफॉर्मल्स। उसमें आप प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, इसके बारे में भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है, जिसमें आप शॉर्ट नोट भी दे सकते हो। पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट इस पे होते हैं जो हमने अभी टेक्निक्स में स्टडी किया है। थैंक यू।